तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो कि है पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसमें आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपके आतंक वाला जो एक टॉपिक है, आतंक राज, वो देखेंगे सबसे पहले। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ की जो सिचुएशन थी वो आखिरकार कैसी थी। तो बात करें अगर हम सन 1793 से 1794 तक की, तो दोस्तों इस काल को, इतने टाइम को ही आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय आप समझ सकते हो एक ऐसा रूल बनाया गया था जिसमें आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लोग डर गए थे। और आप उसका जो अंजाम है वो आगे यहाँ पर देखोगे कि क्या हुआ था आखिरकार। इस समय दोस्तों रोबेस्पियर ने क्या किया था, दंड की एक नीति बनाई थी, नियंत्रण और दंड की बहुत खतरनाक नीति बनाई थी, ठीक है। जिस नीति के कारण, उस नीति का जो दंड था ये इनको स्वयं ही भुगतना पड़ा था। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए उस नीति में था क्या। उस नीति में ये बात कही गई थी कि कोई भी अगर गणतंत्र का शत्रु है, यानी गणतंत्र के खिलाफ है, फॉर एग्जाम्पल कुलीन वर्ग हो गया, पादरी वर्ग हो गए, या और किसी राजनीतिक दलों का कोई और सदस्य है जो उसके काम से सहमत नहीं है, ठीक है, तो उसे तो सबसे पहला क्या है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा, एक न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। जब न्यायालय उसे दोषी मान लेगी तो उसको सजा दी जाएगी, सजाए मौत, ठीक है। गिलोटिन आपको पता ही होगा, गिलोटिन के अंदर उसे डाला जाएगा और उसके सर को काट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, इस नीति के तहत जो भी गणतंत्र का शत्रु है, ठीक है, दुश्मन है, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ठीक है, जो गणतंत्र को अच्छा नहीं मानते या जो उनके काम से सहमत नहीं है, राजनीतिक दल हो गए और भी बहुत सारे, ठीक है, तो उनको ये सबसे पहले करेंगे गिरफ्तार, उसके बाद डालेंगे जेल में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें एक क्रांतिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, और यदि वो अगर दोषी पाते हैं, मुकदमे में जब चलाएंगे तो वो दोषी पाएंगे तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। गिलोटिन एक मशीन होती है, आपको पता ही होगा, अभी मैं आपको और बताऊंगा उसके बारे में। गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था और उनका सर कलम कर दिया जाता था, यानी कि उनका जो सर है वो काट दिया जाता था, ठीक है। यहां पर देखिए गिलोटिन के बारे में समझते हैं क्या होता है। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। यहां पर देखिए दो खंभे हैं और यहां पर क्या है, दो खंभे और बीच में एक जो ब्लेड सी टाइप लगी हुई है आरे वाली की, ठीक है, जिस पर सर रखकर, जिस पर इस पर रख दिया जाता था और उसका जो सर है वो यहां पर रख दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सर रख दिया जाता था और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हुक के साथ बंधा हुआ है, इसको यहाँ से हटा दे दिया जाता था तो ये जो है नीचे आ जाता था बड़ी रफ्तार से, ठीक है, और उस बंदे का जो सर है वो कट जाता था। तो इस मशीन का जो नाम है, उसका जो आविष्कारक है उसके नाम पर रखा है, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कितनी जो कड़ा नियम था इस समय जो कि बनाया था इन्होंने। बात करते हैं यहाँ पर किसानों की क्या स्थिति थी। तो किसानों को अपना अनाज जो है वो शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था सरकार द्वारा, ठीक है, जो भी सरकार ने कीमत तय कर रखी है, चाहे वो कीमत बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो उसी कीमत पर उन्हें बेचना पड़ता था। वो उनकी मजबूरी थी कि सरकार की कीमत पर ही तुम बेचोगे, ठीक है। अब जिन्होंने ये नीति बनाई थी रोबेस्पियर ने, उनकी नीति इतनी ज्यादा खतरनाक थी और इतनी ज्यादा सख्त थी, ठीक है, कि जो उनके खुद के सपोर्टर है, समर्थक, उनमें भी त्राही त्राही मच गई, वो भी त्राही त्राही करने लग गए, ठीक है। अंततः इसका जो अंजाम हुआ वो क्या हुआ, जुलाई 1794 में इन्हीं के ऊपर जो है वो चलाया गया मुकदमा और न्यायालय में इन्हें दोषी भी ठहराया गया, ठीक है, और उन्हें गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन उन्हें उसी गिलोटिन मशीन पर चढ़ा दिया गया,
यानी आप यहाँ पर देख सकते हो रोबेस्पियर के साथ क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर में, जो कि है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हम बात करेंगे इसके बारे में कि जो जैकोबिन सरकार थी उसके पतन होने के बाद जब वो हट गई तो मध्य वर्ग के जो लोग थे, मध्य वर्ग वो संपन्न तबके, उनके पास सत्ता आ गई, तो ये पावरफुल हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नया संविधान बनाया। उस नए संविधान के तहत जो भी संपत्तिहीन है, यानी जिनके पास संपत्ति नहीं है, तो उनको मताधिकार देने से वंचित कर दिया, वो नहीं देख सकते थे। ठीक है, वो जो वोट सब है या और भी जो अधिकार है उनसे क्या कर दिया, उनको वंचित कर दिया। ठीक है, इस संविधान में क्या था, इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब ये जो जुगाड़ इन्होंने बनाया था, क्या जुगाड़ अच्छा था दोस्तों? नहीं, ये जो इन्होंने जो अपना नया संविधान बनाकर संपत्तिहीन लोगों को मताधिकार देने से मना कर दिया, ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम था ये अच्छा नहीं था। तो इन्होंने जो भी मूल्य बनाए थे, इन पर आगामी सदी में यानी आने वाले टाइम में क्या होगा, फ्रांस ही नहीं पूरा का पूरा यूरोप जो है वो भी आंदोलनों से प्रेरित होगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा एक मुद्दा बन जाएगा आने वाले टाइम में जिससे फ्रांस ही नहीं प्रभावित होगा, पूरा का पूरा जो यूरोप है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और आंदोलन को वो बढ़ावा देगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी यहां से बात। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, और पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि क्वेश्चन उठाया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, यहां समझिए क्या कह रहा है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? इसका मतलब क्या है कि महिलाओं ने भी क्या भागीदारी ली थी? तो हाँ दोस्तों, महिलाओं इन सभी एक्टिविटी में पहले से ही सक्रिय थी, वो इन सब चीजों में जो है भागीदारी लेती थी और उनके जो नॉर्मल काम है वो करती थी। ठीक है, शिक्षा की अगर हम बात करें तो जो गरीब परिवार की जो औरत थी, महिलाएं थी, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती थी। जो अमीर परिवार की है, कुलीन वर्ग की जो स्त्री सब थी, महिलाएं सब थी, वो क्या कर सकती थी, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो यही सभी सिचुएशन थी। यहां से हम देखते हैं पहला क्या है, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अच्छा परिवर्तन लाने में, अहम परिवर्तन लाने में सक्रिय थी। ठीक है, इन सब चीजों में वो शामिल हुआ करती थी पहले से ही। ठीक है, ज्यादातर जो महिलाएं थी वो जीविका निर्वाह, यानी जो भी वो डेली रूटीन का जो उनका निर्वाह था, आप समझ सकते, जो भी उनका लाइफस्टाइल था, जो चल रहा था, उनके लिए वो काम करती थी। फॉर एग्जांपल जो भी उनका डेली लाइफस्टाइल है, जैसे लोगों के घर में काम करना, ठीक है, वो अपना काम चलाने के लिए दूसरों के घरों में भी काम किया करते थे। वो सिलाई बुनाई किया करती थी, कपड़ों की धुलाई किया करती थी, बाजारों में सामान बेचा करती थी। फॉर एग्जांपल फल बेचा करती थी, फूल बेचा करती थी, सब्जियां बेचा करती थी। तो ये सारे काम उस समय में भी महिलाएं करा करती थी। अगर हम बात करें यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की, तो ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं होता था। ठीक है, मोस्ट महिलाएं जो होती थी उनके पास काम नहीं होता था, ज्यादातर के पास। ठीक है, वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने ही काम में उलझी रहती थी। ये मौके उनके पास थे जो अमीर घर से थे, जो कुलीन परिवारों से थे, जो धनी परिवारों से थे, उनकी लड़कियां के पास ही ये मौके हुआ करते थे कि वो पढ़ लिख सके। ठीक है, ज्यादातर के पास नहीं हुआ करते थे। बात करें हम यहाँ पर तो देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत सारी महिलाएं अमीर घरों में काम करा करती थी और पढ़ाई लिखाई का मौका मैंने आपको बता दिया, जो अमीर घर से महिलाएं होती थी वही कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, इसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। शादी कराने के बाद उनका एक अलग ही सिचुएशन हो जाता था। महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, अपने परिवार को चलाएंगी वो, उनके लिए खाना पकाना, पानी लाना, ठीक है, और बड़ी बड़ी लाइनों में लगकर पाव रोटी लाना, जो कि आपको पता है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों का पसंदीदा वहां पर खाना था। तो पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, और उनकी मजदूरी भी पुरुषों के मुकाबले में कम होती थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई काम है, ठीक है, उस काम को महिलाएं भी कर रही है, उस काम को पुरुष भी कर रही है, तो
तो पुरुषों को ज्यादा पैसे मिलते थे और महिलाओं को कम पैसे मिलते थे। आप अभी भी देख सकते हो जो पुरुष महिलाएं होती है, जो कि मजदूर महिलाएं होती है, ठीक है, वो जब कोई काम करती है मजदूरी की तो उनको कम पैसे मिलते हैं कंपेयर टू पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। यानी मेल्स को जो है वो ज्यादा पैसे मिलते हैं और जो फीमेल होते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन पहले भी थी और अभी भी है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखते हैं एक वोट देने वाली बात है, ठीक है। तो वोट के लिए आपको पता ही है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था, पिछले पार्ट में, कि वोट का क्या जुगाड़ था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, महिलाओं के सारे काम तो चलते थे लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर अड़ी हुई थी और वो मुद्दा था कि हमें भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तो उनकी यही एक मांग जो हमेशा से चलती आई, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। इन्होंने इस काम के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया और अंत में इनको जो है वो अधिकार मिल भी गया। यहां पर देखते हैं, एक क्रांतिकारी सरकार आई, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया, महिलाओं के जीवन में उन्होंने सुधार किया, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कई सारे जो कानून है वो लागू किए। तो अब क्या था, महिलाएं पढ़ सकती थी, इन कानून से उनको ये फायदा हुआ, महिलाएं पढ़ सकती थी, गरीब घर की महिलाओं को भी पढ़ना अनिवार्य हो चुका था, वो छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकती थी, वो अपना छोटा मोटा कोई भी कार्य कर सकती थी, वो सिंगर बन सकती थी, ठीक है, जो भी इनके अंदर टैलेंट थी। यानी यहां से महिलाओं के अंदर कुछ सुधार हुए। देखिए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना हुई, सरकारी स्कूल जो है वो खुलने लग गए। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, लड़कियों को स्कूल की शिक्षा लेना अनिवार्य हो गया, यानी कंपलसरी हो गया कि जो लड़कियां हैं वो तो पढ़ेंगी स्कूल में, सरकारी स्कूल खुल गए तो, ठीक है। अब क्या है, पिता के पास से एक हक छीन लिया गया और वो क्या था कि पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करवा सकता, उनकी मर्जी होगी तभी वो उनकी शादी करा सकते थे, नहीं तो उनकी मर्जी के खिलाफ वो शादी नहीं करा सकते थे, ठीक है। तो यहां पर हो गया। अब हम बात करते हैं और क्या उनको लाभ हुआ। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकते थे। इसका मतलब क्या है, अगर उनको कोई किसी प्रकार का बिजनेस ट्रेनिंग लेना है तो वो ले सकती थी, उनको किसी प्रकार का कोई टैलेंट है उनके अंदर तो वो कलाकार बन सकती थी, वो छोटे मोटे बिजनेस जो है वो कर सकती थी, ठीक है। तो इनके लिए यहां पर एक अच्छा जुगाड़ हुआ। यहां समझते हैं हम, आपको पता ही होगा, मताधिकार और समान वेतन के लिए, यानी कि उनको अधिकार चाहिए था, ठीक है, वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, तो उनको मताधिकार और समान वेतन, यानी पुरुष भी कोई काम करे तो उतना ही वेतन और महिलाएं कोई काम करे तो उतना ही वेतन। इन दोनों अधिकार के लिए वो बहुत सारे आंदोलन किए उन्होंने, ठीक है। अगली सदी में भी अनेक देशों में ये आंदोलन चलते रहे और कंटिन्यू चलते रहे, लेकिन ये दोनों अधिकार उनको बहुत ही बाद में जाकर मिला। कब मिला, अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का जो वो है अधिकार, वो उनको मिल गया, ठीक है। तो यहां पर एक अच्छी बात हुई इनके लिए। यहां पर हम बात करते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। तो दोस्तों, उन्मूलन का मतलब समझते हैं पहले हम। इसका मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ देना कोई भी चीज है। तो अब दास प्रथा आपको पता ही है, दासों से काम कराया जाता था, उनको अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता था, बागान बगीचों में काम कराया जाता था, इनकी खरीद बिक्री हुआ करती थी, ठीक है। तो इस प्रथा को कब बुरा माना गया और इस प्रथा को कब जड़ से खत्म किया गया, यानी दास प्रथा को कब और कैसे खत्म किया गया और पहले इनकी क्या सिचुएशन थी वो देखेंगे, ठीक है। तो दास व्यापार 17वीं शताब्दी से ही चलता रहा, शुरू हो गया, ठीक है। अब जो फ्रांसीसी सौदागर थे वो क्या करते थे, अब बंदरगाह आपको पता ही होगा, जहां पर जो जहाज होते थे पानी वाले वो रहते थे, ठीक है। तो बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज से इनको ले जाया जाता था, वहां स्थानीय सरदार से ये दास खरीदते थे, जो भी वहां के स्थानीय सरदार होते थे उनसे ये दास खरीद लेते थे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते थे, दासों को लगाते थे वो हथकड़ियों में डालकर, यानी जबरदस्ती समझ सकते हो आप, हथकड़ियां उनको लगा रहे हैं तो हथकड़ियां डालकर
अटलांटिक महासागर से पार कैरिबियाई देशों तक, यानी 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा। 3 महीने तक आप समझ सकते हो किसी एक बंदे को हथकड़ी लगाकर उसे जहाज में ठूस दिया गया है। कितना बुरा उनके साथ होता था, दासों के साथ। तो 3 महीने की लंबी यात्रा होती थी इनके साथ, जहाजों में उनको ठूस दिया जाता था, और जहां पर उनको बाहर निकाला जाता था तो उन्हें बागानों में काम किया जाता, बागानों में उनको काम करने के लिए लगाया जाता था, गार्डन वार्डन में, या और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं वहां पर भी। ठीक है, 2 बंदरगाह की हम बात करते हैं यहां पर, एक है बोद्रो और एक है नानते। तो ये बंदरगाह क्या हुए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए, समृद्ध हो गए, और इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था दासों को बेचना। ठीक है, दास व्यापार करना। ठीक है, तो ये दोनों बंदरगाह बहुत फलते फूलते गए, किसके कारण? दास व्यापार के कारण। बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो गए, अमीर हो गए, नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। यानी अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो लोगों को कुछ खास नहीं लगता कि यार ये दास प्रथा क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये तो उनकी किस्मत है। ठीक है, ये तो होता ही है, तो इनको ये सब नॉर्मल बात लगी। 18वीं शताब्दी में किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई और किसी ने इसको गंदा भी नहीं माना, निंदा भी नहीं की इसकी। लेकिन जब आई सन 1794 के कन्वेक्शन में, तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में क्या हुआ, सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित हुआ। तो इनके साथ फिर वहां पर क्या होगा, थोड़ी अच्छी बात होगी। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू हो रहा था। हल्का सा क्या हुआ, उनको छूट मिली, हल्का सा ये सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए खत्म हुई, लगभग 10 वर्ष के लिए। क्यों खत्म हुई 10 वर्ष के लिए, और उसके बाद क्या हुआ? तो 10 वर्ष के लिए दोस्तों इसलिए खत्म हुई क्योंकि उसके बाद नेपोलियन आ गया, और आपको तो पता ही था नेपोलियन आया और उसने दास प्रथा को दोबारा से चालू कर दिया। ठीक है, यानी इनको जो थोड़ी बहुत जो अच्छा बात हुआ इनके लिए, मजदूरों के लिए, वो केवल और केवल 10 वर्ष के लिए। उसके बाद दोबारा से उनके साथ वही जुगाड़ हो गया जब नेपोलियन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। अब जब हम बात करें पूरी तरह से खत्म, ये कब हुआ? 1848 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर क्रांति और रोजाना की जिंदगी के ऊपर। अब हम डेली लाइफस्टाइल की बात करेंगे कि अब अंत में आपका ये लास्ट टॉपिक है, तो इसमें आखिरकार हुआ क्या? लास्ट में हुआ ये दोस्तों कि सन 1789 में, उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ, इन सब के जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। एक पुरुष, एक महिलाएं और एक बच्चे, इनके जीवन में खतरनाक परिवर्तन आए। आप कह सकते हो बढ़िया परिवर्तन आए एक तरह से। ठीक है, बढ़िया या बुरा, ठीक है, अच्छा या बुरा, ये तो परिवर्तन उसके हिसाब से देखा जाएगा कि क्या था, लेकिन आप एक तरह से कह सकते हो थोड़ा अच्छा परिवर्तन आया, परिवर्तन तो आया। ठीक है, क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाए और स्वतंत्रता के ऊपर जोर दिया, समानता के ऊपर जोर दिया। इन आदर्शों को रोजाना की जिंदगी, डेली लाइफस्टाइल में उन्होंने उतारने का कोशिश किया। तो आप समझ सकते हो एक अच्छा ही हुआ ये जो भी परिवर्तन हुआ यहां पर। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस के शहरों में अखबारों की, पुस्तकों की, ठीक है, तस्वीरों की, इन सब की तो बाढ़ सी आ गई। ठीक है, बहुत खतरनाक वृद्धि हुई इन सब चीजों में, और गांव के देहाती इलाके में, गांव के इलाके में, इन सब जगह ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पहुंची। ठीक है, इनमें लिखा क्या हुआ था, उसके अंदर फ्रांस की घट रही घटनाएं, जो भी घटनाएं घट रही है वो, और जो भी परिवर्तन आए हैं वो, उनका ब्यौरा और उनके ऊपर टिप्पणी की जाती थी। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें थी, और आपका जो टॉपिक है वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं, और साथ ही साथ आपका जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपकी खत्म हो गई, फर्स्ट चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। 2 पार्ट थे, किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके पार्ट 1 देखे, उसके बाद आपके लिए ये पार्ट 2 है। ठीक है, वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं नीचे, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को,
बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बहुत सारी नई चीजें करने वाले हैं हम, ठीक है। आपके लिए टेस्ट जो है वो उपलब्ध कराने वाले हैं हम, ऑनलाइन आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। और आपको आपके लिए वेबसाइट में फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आपको हमसे जुड़ना आवश्यक है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दे। तो धन्यवाद दोस्तों।